जी से, जो कि ये भी नेतृत्व क्षमता में इतना कम उम्र में पूरा बिहार का टीचर्स को ये नेतृत्व दे रहे हैं। उनके द्वारा हमारे आज के हेल्थ के जो वक्ता हैं, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य क्षेत्र पे जो बात रखेंगे, इम्तियाजुर रहमान साहब, उनको सम्मान करते हुए देश विदेश हर जगह से इनके पास पेशेंट आ रहे हैं। इन्होंने दिखा दिया कि माइक्रो सर्जरी का वो लेवल अंग प्रदेश खड़ा कर सकता है जहां सारा विश्व नतमस्तक होता है। मिलियन में इनका सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, और वहां से जो कमेंट आता है, हमारा सीना चौड़ा करके 60 इंच कर देता है, 56 इंच को कहता है, 60 इंच कर देता है। अंग शिखर सम्मेलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आदरणीय मुख्य अतिथि, मचासीन एवं सम्मानित अतिथिगण, दिवागन वक्तागण, माताओं, बहनों, भाइयों एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादा प्रणाम, आदाब, सलाम। सबसे पहले मैं अंग शिखर सम्मेलन के आयोजकों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे स्वास्थ्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। आज हम केवल एक सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि हम अंग क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। यदि किसी क्षेत्र का विकास करना है तो सबसे पहले उसके लोगों का स्वस्थ होना अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही एक समृद्ध समाज एवं विकसित राष्ट्र की निर्माण कर सकता है। अंग क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपने अभी सुना सब लोगों से। लेकिन आज भी हमारे अनेक गांव, कस्बों में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं। कई परिवारों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण कई अनमोल जीवन असमय समाप्त हो जाते हैं। मैं अपने इस 25 वर्ष के प्रैक्टिस के कुछ अनुभवों को आपके सामने रख रहा हूं। मेरे विचारों से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं पहले ही। लेकिन ये बात मैं आपके इस समय जरूर व्याख्या करना चाहूँगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले जो हमारे जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले, चाहे वो हमारे हकीम हों, वेद हों, ये सब उस समय अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्रणाली में उनका जो योग था वो कुछ बहुत ही असमंजस में पड़ा देने वाला था। आज के दौर में असमंजस में पड़ा देने वाला था। मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरे दादा हकीम थे और मैं अपने दादा को बहुत थोड़े समय के लिए देखा हूं। अकल तो थी कि उनके यहाँ, मुसलमानों के यहाँ भी ऐसा था कि कोई औरत का हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे कितना बड़ा भी वो हकीम हो, चाहे वेद हो, कुछ भी हो। तो देखता था मैं पर्दे के पीछे से हाथ निकाल करके, नब्ज पकड़ करके आधे घंटे तक उसको ध्यान लगाए हुए हैं, और ध्यान लगाने के बाद कागज में, पर्शियन में, फारसी में लिख देते थे कि जाओ उसके बाबा को बोल दो कि उसको प्रेगनेंसी ठहर गई है। मैंने ये भी देखा है कि घर से पेशाब मंगवाया गया है और पेशाब को सूंघ करके ये बात बता दी गई है कि औरत को प्रेगनेंसी ठहर गई है। मेरे भाइयों, उस जमाने में, इसी अंग क्षेत्र की बात मैं बोल रहा हूं, उस जमाने में मेडिकल सुविधा इतनी ही कम थी कि लोग शहर आते आते किसी ज्ञान से पूर्व हकीम या वैद्य के पास आते आते रास्ते ही गुजर जाते थे।
आपने कितने किस्से कहानी सुने होंगे कि बैलगाड़ी ही में डिलीवरी हो गई, कितने लोग मर गए। आप समझ रहे हैं, वो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में आपको पता है कि सब कितने लोग मलेरिया मर गए थे। तो ये हमारे अंग क्षेत्र में जिस तरह से कालाजार, मलेरिया, ब्रेन मलेरिया फैला और जितनी मौत हुई उसका कोई आंकलन नहीं है। जो बात कहनी है कि उस वक्त मरीज थे, इलाज ढंग से नहीं हो पाता था, दवाइयां भी नहीं थी, जो हकीम साहब के पास थी, जो हमारे वैद्यों के पास थी, बस उतनी भर तक। उसका इलाज, संपूर्ण इलाज तो वो नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि कई एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट भी मेरे दादा के पास आए, जिसमें कि मेरी एक दादी भी थी, मेरी चचेरी दादी थी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस मर गई थी। बाद में हम अपने फादर से बात सुना कि क्या हुआ था। तो मैं इस बात को बढ़ा रहा हूं आगे कि उस समय एक मरीज को एक बीमारी थी, वैद्य हो, हकीम हो, चाहे जो भी हो, वो देखते थे। उसके बाद दूसरा दौर आया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब मेडिकल कॉलेज गिने चुने थे, हमारे जितने भी डॉक्टर्स बन के निकल रहे थे, उनके पास मरीजों का अंबार था। और वो बहुत ही, जिनको के टीचर थे, जो ठोक बजा करके देखने की परंपरा को वो बिल्कुल प्रचलित किए हुए थे। परकशन, पल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन, यानी छू के दबा के देखना है, ठोक बजा के देखना है और आलाश लगा। ये तीन, हाथ का उंगली, कान की आवाज, ये तीनों इनमें इतना प्रशिक्षित थे कि सिर्फ पेट दबा करके ये बोल देते थे कि लीवर बढ़ा हुआ है या स्प्लीन बढ़ा हुआ है और उसको मलेरिया है या कालाजार है, उसका इलाज करते थे और मरीज ठीक होता था। लेकिन डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी, रास्ते उतने अच्छे नहीं थे कि दूर दराज गांव से लोग आसानी से आ सकें। चुनांचे इस क्षेत्र में इस कम्युनिकेशन के अभाव में बहुत से लोग वक्त से पहले जान दे दिए। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपके सामने बताऊं कि ये बड़ी अजीब बात है कि आज के मॉडर्न एज में भी देखिएगा तो एक मरीज को 5 बीमारी है और देखने वाला डॉक्टर एक ही है। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त आप देखते होंगे कि अंग क्षेत्र में आपने सुना ही नहीं होगा कि मेडिकल टूरिज्म, दूर से लोग आ रहे हैं आपके यहाँ इलाज करने। अंग प्रदेश को अगर आप वाकई आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में तो हमारे और सब लोग जितने हैं वो बता ही रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र की बात बोल रही हैं कि कुछ तो बात होगी जिसके कारण हमारे क्षेत्र के लोग, अंग क्षेत्र के लोग यहाँ से चले जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, वेलोर जाते हैं, कुछ तो बात होगी। मैं उन लोगों की बात आपके सामने रखा हूं कि जब आज से 30 साल पहले भी वेलोर में एक मरीज को 5 या 7 डॉक्टरों की टीम देखा करती थी, और आज हमारे अहंकार का यह हालत है कि आज मेरा मरीज 5 बीमारियों के साथ आ रहा है। एक मरीज को 5 बीमारी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई संस्था ऐसी नहीं है जहां हमारी बीमारियों को 5 डॉक्टर मिलकर एक साथ देख सके। यही कारण है कि हम असंतुष्ट होकर के यहां से वेलोर या बंबई या दिल्ली पलायन करके जाकर दिखाते हैं, उनसे संतुष्ट होते हैं। क्या ये ऐसी कमजोरी नहीं है जिसमें डॉक्टर समुदाय और हमारे आम पब्लिक सब इस बात की को सोचें और ऐसे संगठन को सामने लाएं जहां पर के संगठित रूप से कई डॉक्टर हमारे मरीज को देखेंगे और इसकी प्रॉपर तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए। आप देखेंगे हमारे बिहार से बाहर के लोग भी अपने मरीजों को लेके हमारे यहां आएंगे। एक भी इंस्टीट्यूशन इस बात की वकालत नहीं करता है कि जब कई एक बीमारियां हैं और डिफिकल्ट डिजीज, कोई आदमी, कोई डॉक्टर किसी एक बीमारी में मास्टर हो सकता है, हर चीज में तो मास्टर नहीं हो सकता। उस कंडीशन में हम एक डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? वो समूह कहां चला गया? न वो मेडिकल कॉलेज में वो अवेलेबल है, न प्राइवेटली अवेलेबल है। मेरे भाइयों, अगर नेता के साथ फॉलोअर नहीं हो तो उसको आप नेता नहीं कहेंगे। अगर यूट्यूबर के साथ उसका फॉलोअर नहीं हो, सब्सक्राइबर नहीं हो, उसको देखने वाले, लाइक करने वाले हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से डॉक्टर के साथ अगर मरीज नहीं हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिए, अंग प्रदेश में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतने तरह तरह के मरीज हैं, लेकिन ये विडंबना है आज की कि हमको
पोलियो का दवा कैसे डालना है उसकी व्याख्या, उसका प्रोटोकॉल WHO देता है। टीबी का दवा कैसे चलाना है इसका प्रोटोकॉल WHO देगा। वो फ्रैक्चर किस किस ग्रेड का है, सबसे ज्यादा फ्रैक्चर हमारे यहाँ हो और उसका प्रोटोकॉल यूरोप देगा। मेरे भाइयों, हमें ये बात पर शर्म भी नहीं आती है कि ये प्रोटोकॉल देने वाला कौन? राजा तो हम, हमारे पास मरीज, हर किस्म के मरीज का था समुंदर है, हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर है। बस एक अहंकार ही है जिसके चलते हम बैठते नहीं हैं और हम इस ओरिएंटेशन सोचते नहीं हैं कि प्रोटोकॉल, रणनीति, दवा देने का तरीका, प्लेसमेंट, ये सब चीज को तो हमें करना चाहिए था। पता कौन रहा है? यूरोप वाले लोग। यूरोप के लोगों को क्या पता कि हम किस हालत में रहते हैं, हमारा स्टाइल क्या है, हमारे अंदर के कल्चर क्या है, उन्हें क्या पता। लेकिन कमाल है, कहीं कोई ओपोजिशन नहीं है। हरिसन की हम मेडिसिन पढ़ते हैं, बेली लव की सर्जरी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि जिस अंगिका या अंग के प्रदेश में इतने ज्यादा सर्जरी हो रहे हो, इतने ज्यादा मरीज देखे जा रहे हो, एक भी आर्टिकल उनका नहीं छपा हुआ है, एक भी किताबों में नहीं। आज नए नए इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने का दिन नहीं है, आज रिफॉर्मेशन का है। हम अपनी सोच को बदलें कि हम प्रोटोकॉल देंगे, हमारा लिटरेचर होगा, हमारा प्रेजेंटेशन होगा, हम मरीजों का जो कुछ किया है उसको प्रेजेंटेशन हम करेंगे, दुनिया मुझे देखेगी। मैं राजा हूं इसलिए कि मेरे पास मरीज है। आपको याद होगा कि शायद कोरोना काल के सिलसिले से भी, कि कोरोना में सारे डायरेक्शन हमें यूरोप से आ रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा मर तो हम ही रहे थे। और सबसे बड़ी विडंबना, फिर विडंबना मैं बोल रहा हूं इसलिए कि कोरोना काल में हम लोगों ने जो अपने आईसीयू में मरीजों को रखा, देखा, आज तक हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में कभी पूछा भी नहीं गया कि तुमने क्या देखा। मेरे भाइयों, ये सब बात बनने का मतलब यह है कि अंगिका क्षेत्र को अगर वाकई आप दुनिया के नक्शे में चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो मेडिकेयर से ज्यादा डेवलपिंग और फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन शायद किसी में नहीं। बस फक्त सिर्फ शर्त यह है कि हम मेडिकेयर से रिलेटेड, पैरामेडिक से रिलेटेड चीजों को इतना अच्छे से लाइन अप कर दें। और उस लाइन अप करने के लिए मैं एक दो सजेशन अपने लोगों को भी दूंगा, सरकार को भी दूंगा, कि जिस तरह से हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नारा लगाते हैं कि वो देहरादून में हो, ये हो, अंगिका के अंदर भी, अंग प्रदेश के अंदर भी स्पेशल रिसर्च जोन होना चाहिए। हमारे लोग इतने ज्यादा प्रशिक्षित हैं, हमें वो जोन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से लाइब्रेरी में बैठ करके हम गाना नहीं गाते हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, पढ़ने के लिए हम मतलब मजबूर हो जाते हैं, उसी तरह से हमारा अपना प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हमारा अपना स्पेशल इकोनॉमिक रिसर्च जोन होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर समुदाय के लोग उसमें रिसर्च करेंगे। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लैब की कोई कमी नहीं है सर। पब्लिक अगर खड़ी हो जाएगी तो तीनों चीज अचीव हो सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह पर स्पेशल रिसर्च जोन भी हो सकता है। दूसरी चीज, इस समय बहुत जरूरत है कि हम अपनी सोच को सिर्फ बोली से नहीं, आइकॉनिक सर्विस बनाने के लिए, जिस तरह से आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून था, याद है ना, हम लोग आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून बनता था तो हम लोग अटेंशन हो जाते थे। दूरदर्शन का सिग्नेचर ट्यून होता था तो हम लोग हो जाते थे, सब काम दाम छोड़ दिया कि अब रामायण आने वाला है, अब हम लोग देखें सिग्नेचर ट्यून, समझिए। तो अंगिका के इस मूवमेंट का भी एक सिग्नेचर ट्यून होना चाहिए। मैं इस सिग्नेचर ट्यून में काम कर रहा हूं कि इसे हम शायद हिंदुस्तान का पहला सिग्नेचर ट्यून अस्पताल का रहमान नरसिंह का होने वाला है, कि हटिया में भी अगर हमारा सिग्नेचर ट्यून बजेगा तो लोग समझेंगे ओ वही अस्पताल का आदमी आया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये कंसेप्ट हम दें, हम अंगिका के लोग दें। हम वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी आर वेरी कर्मठ, हम क्यों नहीं दे सकते। लास्टली ये बात आपके सामने मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, जो चीज हमारे पास है हम उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किए।
नई चीज बनाने से ज्यादा जरूरत है कि जो चीज एग्जिस्टिंग है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की जाए। ये डिमांड करना कि ये भी हो जाए वो भी जाओ, हमारे यहाँ ट्रिपल IIT भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है। अब भाई छोटा सा ईरान, मैं आज बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं मालूम था, ईरान के डॉक्टरों का जो प्रेजेंटेशन है यूरोप के इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल प्रेजेंटेशन, वो यूरोप वालों का भी नहीं है। छोटा सा ईरान का कौन वैल्यू है भाई साहब, इतना सैंक्शन में मर रहा है, क्या क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के इस पार्ट में हम लोग गरीब बिल्कुल नहीं है। हाँ, मानसिक रूप से हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा ओरिएंटेशन उस हिसाब का नहीं है। अगर हमारा ओरिएंटेशन रिसर्च ओरिएंटेड होगा तो हम कमाएंगे भी और हम प्रोटोकॉल बेचेंगे भी। मेरे प्रोटोकॉल पर दुनिया चलेगी। हमारे यहां तो ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हम कोई प्रोटोकॉल बनाएं, कोई तरीकाकार निकालें, कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस करें और फिर उसको पेटेंट कराएंगे। पेटेंट तो हमारे इस आंध्र प्रदेश में एक दूर का ख्वाब बन गया। इन्हीं चंद बातों के साथ हम देवज्योति मुखर्जी को लगभग हम 20 साल से जानते हैं। उनकी कर्मठता पर कोई संदेह नहीं है। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव लेने के बाद ही दूसरे कदम की बात आती है। आप सबसे अनुरोध है, लोगों से भी अनुरोध है कि आप बने हुए चीज पर ही ध्यान दीजिए कि उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने लायक हो जाए। और रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट अगर हम लोगों का नहीं होगा तो इसी तरह से दूसरे के दिए हुए चीजों को हम यूज करते रहेंगे और दूसरे खूब हंसेंगे कि इंडियंस आर बेस्ट कंज्यूमर। हम अपना चीज डेवलप नहीं करते। इसीलिए हमारे देख लीजिए, हमारे मेडिकल कॉलेज से कितना पेपर निकला, कुछ नहीं था, बस वो क्या कहते हैं इसको, कॉपी पेस्ट हो रहा। यहां इज्जत भी नहीं है कि हाँ हम इज्जत दें। यही कारण है कि लोग यहां से पलायन करके बाहर जाते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं हुकूमत के सामने भी, अपने लोगों के पास, कि हम एक ऐसे क्लिनिक का गठन करें जहां मरीजों को 5 डॉक्टर मिलकर दें, 5 डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोग मिलकर देखें। अब वो जमाना नहीं रहा। एक मरीज आता है मेरे पास, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूं, कि मेरे पास एक फ्रैक्चर का मरीज आता है तो उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, स्टेंट भी लगाया हुआ हार्ट में, वो डिप्रेशन भी है, उसको कोलेस्ट्रॉल का भी दवा खा रहा है। भाई मैं हर चीज का मास्टर कैसे बन सकता हूं? चुनाचे इस चीज की जरूरत है। अगर आंध्र प्रदेश में ये इंस्टीट्यूट इस तरह का सर्विस देने लगेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आंध्र प्रदेश लोगों को पलायन करने से रोकेगा, एक, और मेडिकल हब बन करके दूसरों को, मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनेगा। थैंक यू वेरी मच।